कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग इसमें 84 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। फिर अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है, प्रश्न पूछना उचित है। अगला है, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है, क्या कारण है? विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, क्या कारण है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, इसी चलते बच्चे भागते स्कूल से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंबित नहीं है। रुचियाँ जो है व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंबित नहीं है। फिर अगला है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? इस संदर्भ में विद्यालय को क्या भूमिका होती है? इसका आंसर ए हो जाएगा, विद्यालय की भूमिका है कि विद्यालय को सुनिश्चित करना है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे। मानकीकृत जितने मानक निर्देश है उसको निर्देश का पालन करे और पाठ्य पुस्तक जो उसके लिए उपयोगी है उसी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करे। फिर अगला क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है, क्या निर्धारक है? तो है ए हो जाएगा आंसर, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। फिर आगे है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो है रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक यानी अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो आंसर ए हो जाएगा, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है। यानी पृथक पृथक माने अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है? तो उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापकों को नहीं करना चाहिए? किस विधि का प्रयोग विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए, अध्यापकों को नहीं करना चाहिए? तो इसे दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। नहीं, दबाव तो देना ही नहीं, बच्चों को दबाव देना ही, इसलिए दबाव वाला ए नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है किस नहीं करना चाहिए, तो यही हो जाएगा, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आंसर यही हो जाएगा। और क्या क्या करना चाहिए, किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका है कि किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, ये भी सही है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन में स्वीकृति भी ठीक है। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना भी सही है। तो इसमें चूंकि नहीं पूछ रहा है तो दबाव वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसको सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो इसका आंसर ए होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। प्रतिस्पर्धात्मक क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देंगे। अगला है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो आंसर सी हो जाएगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। उसके समूह में जितने विद्यार्थी हैं सभी को, उसके ग्रुप में जितने विद्यार्थी सभी को की प्रवृत्ति को बदलना हो, तभी
किसी विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलेगा। अगला है अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति क्या है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा एक भावात्मक प्रवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है, तो अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। फिर अगला है थर्स्टन तथा लिकर्ट। थर्स्टन तथा लिकर्ट मनोवैज्ञानिक है। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, तो ये जो है अभिवृत्ति के मापन से संबंधित। थर्स्टन तथा लिकर्ट जो है अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। अगला है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो इनके अनुसार क्या है मार्गांतरीकरण। क्या है ए बी हो जाएगा मार्गांतरीकरण के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। इतना दिया हुआ है, इसमें से कौन है जो एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा अभिक्षमता। एप्टीट्यूड जो है अभिक्षमता इससे भिन्न है। अगला है शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि कौन सा है। शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि कौन सा है, तो वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी सही होगा, अंतर निरीक्षण विधि भी सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि भी सही होगा, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। ये सही होगा, ये सही होगा, सभी सही हो जाएगा। अगला है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि आंसर ए हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक यानी आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है, तो इसमें हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को इस तरह कथन प्रस्तुत करना है कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महाअंतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन करके। फिर अगला है क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको अभिक्षमता कहते हैं। क्वेश्चन है क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता एवं विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको हम अभिक्षमता कहते हैं, अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कैसा विषय है, तो इसको क्या कहते हैं, तो विस्मरण है, एक तरह का विस्मरण है। सीखी गई बात को धारण करना और पुनः स्मरण करने में असफल होना, तो वह क्या है, वह विस्मरण है। इसके बाद है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो और डैश डैश है होती है तथा वे जल्दी फिर डैश डैश है, तो इसका हो जाएगा जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में, इसका डी आंसर होगा, वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तथा वे जल्दी सीखा करते हैं। फिर अगला होगा शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है, तो इस प्रकार के अनुकरण को हम कहेंगे सी हो जाएगा सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जाता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा कारक है जो स्मृति से संबंधित नहीं है, तो पहचान, किसी को स्मृति के आधार पर हम किसी को पहचान करते हैं,
पुनर्स्मरण वह स्मृति से संबंधित है। धारण ये भी स्मरण अनुभूति जो है स्मरण से संबंधित नहीं है, स्मृति से संबंधित नहीं है। अगला निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो एक मिश्रित विधि आता है, एक विचार साहचर्य विधि आता है। तो दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि होती है और विचार साहचर्य विधि होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति के मापन के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तार्किक विधि का। बाकी क्या क्या कहता है? प्रत्यावाहन विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि, इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर है फ्रायड के अनुसार जो है सी आंसर हो जाएगा, विस्मरण वह प्रवृत्ति है। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इस विस्मरण वह फ्रायड के अनुसार क्या है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख तकलीफ वाला जो अनुभव है उस स्मृति को अलग कर दिया जाता है, याद को खत्म कर दिया जाता है। अगला है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। क्या है? आजकल जो है बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसे आंसर बी हो जाएगा इसका, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। फिर अगला है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा स्तर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपातिक जो होता है, अनुपात। मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा स्तर है? तो अनुपात वाला स्तर सबसे अच्छा है। इसके बाद सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? वही विस्मृति से पहले देखे थे, विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण इसमें से कौन नहीं है? तो सीखने की कमी है, मानसिक द्वंद्व होता है, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ होती है, कारण नहीं है। तो स्मरण करने की इच्छा ये कारण नहीं है। कौन सी है जो विस्मृति का कारण नहीं है? तो स्मरण करने की इच्छा जो है ये विस्मृति का कारण नहीं है। अगला है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? तो क्या है? कल्पना शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो कल्पना शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन है? तो अवलोकन है, प्रयोग है और सामान्यीकरण है। फिर अगला है संघनन है। संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन का सिद्धांत जो है स्मृति की व्याख्या करता है। संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो स्मृति की व्याख्या करता है। फिर आगे है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो होता है समानीकरण होता है। क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ है? तो हो जाएगा समानीकरण। फिर इससे आगे है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन क्या हो सकता है? तो इसका आंसर सी है। क्या है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। सही है। क्या? बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य जो है शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। एकदम सही है। यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास
विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। फिर अगला है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास है एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। यह कथन किस तरह का है? यह कथन जो है यह भी सही है। यह सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। वही क्वेश्चन का थोड़ा बदल दिया गया है। अगला है, मन का मानचित्र संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मन का मानचित्र जो है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। मन का मानचित्र किससे संबंधित है? तो मन का मानचित्र जो है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो सकते हैं? तो किशोरावस्था में जो होता है बच्चे अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो उचित इसलिए है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होगा। यहाँ पर मतलब स्कूल में क्या होगा? सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होगा, बच्चों के बीच सहयोग भी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था है? तो यह 7 से 12 वर्ष वाला अवस्था जो होता है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था, यानी बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो होता है ए आंसर हो जाएगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। फिर आगे है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। फिर आगे है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो इस हो जाएगा डी हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण क्या क्वेश्चन है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। अगला है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मतलब शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो होता है स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र कहाँ है? स्नायुमंडल। अगला है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ये आंसर हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होती है। अगला है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम ये भी होता है, परिवार का वातावरण ये भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी होता है और उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होता है, वंशानुक्रम होता है, परिवार का वातावरण होता है और परिवार की सामाजिक स्थिति होगा। आगे है, बिग व हंट के अनुसार इसके बाद डैश से खाली स्थान है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। यानी बिग एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन सब तरह का परिवर्तन होता है। परिवर्तन शारीरिक होता है, सामाजिक होता है और मनोवैज्ञानिक होता है किशोरावस्था में। फिर आगे है, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में होता है? तो विकास की किशोरावस्था में होता है। फिर अगला है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। किस तरह से होता है? बालक में शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा किस तरह की होती है? तो इसका बी हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। यानी बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा किस तरह का होती है?
तो सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। फिर अगला है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता वह है कि ए हो जाएगा आंसर, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित रहता है। आगे है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ क्या होगा। तो IQ बराबर होता है, IQ का फार्मूला होता है मानसिक आयु बट्टे रियल आयु माने वास्तविक आयु, रियल आयु एज गुना 100 होता है। तो मानसिक आयु कह रहा है एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो क्या हो जाएगा, मानसिक आयु जब 5 हो जाएगा, अब वास्तविक आयु कितना है 4 वर्ष, 4 हो जाएगा, गुने 100 है तो 100 दे देंगे, इसको काट देंगे 4 से 100 को 25 मरतबे कट जाएगा, 25 में 5 से गुना करेंगे 125 हो जाएगा। तो IQ कितना होगा, बच्चे को IQ हो जाएगा 125, आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किसमें अंतर्निहित है, तो हो जाएगा विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। अगला है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, क्या है, तो उसका आंसर डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है और शारीरिक है। इसका अगला क्वेश्चन है जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा और डैश डैश है खालिस्तान के कारण, किसके कारण रोने लगता है, तो बच्चा जो है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन सा जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लिखना जो है, लिखना क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है अगला है किशोर, इसके बाद खाली स्थान है, का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। फिर अगला है चिंतन की सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, कौन सा चरण आते हैं, तो इसको देखना होगा, इसका आंसर हो जाता है डी, पहले तीसरा होगा, पहले पूर्व प्रक्रमण होगा, फिर इसके बाद चौथा हो जाएगा श्रेणीकरण होगा, फिर दूसरा होगा प्रतिक्रिया चयन होगा और सबसे लास्ट में प्रथम होगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा। फिर अगला है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कौन सा गुण नहीं है, तो नियमित जीवन ये है, संवेगात्मक परिपक्वता ये भी है, आत्मविश्वास है, सहनशीलता है, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित नहीं, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर ये होगा, कहा नहीं तो ये नहीं होगा। इसका वास्तविकता की स्वीकृति भी है और स्वमूल्यांकन की योग्यता भी है, तो कह रहा नहीं है, तो बहुत विनीत स्वयं में सीमित, ये नहीं होगा। अगला है स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, कौन सी अवस्था है जो बालक के स्व केंद्रित अवस्था होती है, तो अवस्था होता है कौन, 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो होता है वह स्व केंद्रित होता है, 3 से 6 वर्ष वाला अवस्था। आगे है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, किससे संबंधित है, तो किशोरावस्था से संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, किशोरावस्था संबंधित है। फिर अगला है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसा होते हैं, तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, ये हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। फिर अगला है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, किनका अध्ययन का केंद्र बिंदु है, तो है ड्रेवर का केंद्र बिंदु, ड्रेवर।
मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना किनके अध्ययन का केंद्र बिंदु है? तो ड्रेबर का अध्ययन के केंद्र बिंदु है। फिर आगे है मानसिक स्वास्थ्य और किसमें, मतलब डैश में घनिष्ठ संबंध होता है? मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध होता है? तो समायोजन, डी हो जाएगा, समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। फिर आगे एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धता क्या हो? फिर आईक्यू वही चीज होगा, आईक्यू बराबर क्या था? मानसिक आयु बट्टे रियल एज, माने वास्तविक आयु और गुने 100 होगा। तो मानसिक आयु कितना है? मानसिक आयु का रहा 12, वास्तविक आयु का रहा 10 और गुने 100 होगा। काटेंगे 10 मतलब है, अब 12 दाही 120 हो जाएगा, 12 दाही 120 हो जाएगा, यानी इसका बुद्धि लब्धांक कितना हो जाएगा? 120 ए हो जाएगा। अगला है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है? वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है। फिर अगला है खाली स्थान है मस्तिष्क के संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। क्या चीज मस्तिष्क की संरचना में कृत्यों के विभेद का परिणाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों के विभेद का परिणाम होता है। अगला है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? तो 11 वर्ष की आयु पर। 11 वर्ष की आयु पर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। अगला है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसमें सभी हो जाएगा, स्नायु मंडल होता है, मांसपेशियां की वृद्धि होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, यानी इन सभी हो जाएगा। फिर आगे है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? तो अवस्था कौन होता है? तो अवस्था जो होता है उत्तर बाल्यावस्था होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। फिर अगला है खाली स्थान है कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? तो अवस्था 3 अथवा 4 वर्ष, ये हो जाएगा। 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। अगला क्वेश्चन है तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाती है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाती है रक्षात्मक यांत्रिकता। फिर आगे है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह किस अवस्था में लोग करने लगता है? तो डी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति आती है, यानी कि अवस्था होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? तो ये होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो द्रुतगामी विकास का नियम है। फिर आगे है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो एड्रिनल ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, ये भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका थायराइड ग्रंथि है। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष की बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो वो क्या था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। आगे है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है, खेल तथा व्यायाम भी होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक हो वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम होगा। फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ कथन दिया हुआ है, इसमें सही कौन सा है?
तो परिपक्वता में आभास का महत्व होता है, ये तो यहीं गलत हो जाएगा। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है, ये सही हो जाएगा। परिपक्वता क्या है? एक शारीरिक क्रिया है, सही हो जाएगा। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती रहती, नहीं, ये नहीं होगा। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? इतना दिया हुआ है, इसमें से कौन जो है मानसिक विकास के तहत आता है? तो भाषा। भाषा है मानसिक विकास के तहत आता है। अगला है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? तो हो जाएगा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक है। आगे है, समानांतर खेल क्या है? समानांतर खेल क्या है? तो है छोटे समूह में सहभागित्व। छोटे समूह में सहभागित्व ही समानांतर खेल है। अगला है, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती है। किशोरों का यह आहार संबंधी विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह क्या, ये इसका आंसर होगा बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है। क्या कहलाता है? बुलिमिया नर्वोसा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगला है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्टैनले हॉल का यह कथन है। और फिर लास्ट क्वेश्चन था, तो फिर इसे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।